दोस्तों 2020 की बात है। एक भाई साहब मेरे पास आए, सर मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, 1 करोड़ बैंक के अंदर पड़ा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्योंकि मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है ना वो 1.5% से लेके 2% ही मिल रहा है सर। देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है लोगों के अंदर में। 1.5 से 2% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन सर महंगाई जो चल रही है वो 5 से 6% चल रही है। तो मेरे जो 1 करोड़ रुपए पड़े हैं ना, वो 3% से लेके 4% हर साल में लॉस हो रहा है मुझे। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए बताइए। तो मुझे तो पहले चीज सुन के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के अंदर आनी लग गई है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास पड़े हैं तो हर साल वो 1 करोड़ नहीं रहने वाले हैं, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो यहाँ पे उसको ये समझ में आ गया कि एटलीस्ट मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है, महंगाई दर से कम रिटर्न मिल रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए वो सलाह लेने आया है। तो यहाँ पर आपको भी ये समझना जरूरी है कि महंगाई दर जो चल रहा है ना उससे आपका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो आप जो भी असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको ऐसे असेट क्लास के अंदर घुसना चाहिए जहां पे ये रिटर्न इससे ज्यादा है। मैंने उसको वहां पर ये बताया कि देखिए आपका रिस्क क्राइटेरिया क्या है और कितना टाइम तक आपको ये पैसे की जरूरत नहीं है। रिस्क उसको एकदम कम लेना है, कोई रिस्क नहीं चाहिए। अब कोई रिस्क नहीं चाहिए तो यहाँ पर तो सिर्फ एक बाउंड्री लाइन बन गई कि आपको रिस्क नहीं लेना, तो इक्विटी तो चला गया, आप शेयर मार्केट के अंदर घुस नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचते हैं, एफडी आप ले सकते हो, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में भी आपको 5 से 6%, अगर ओल्ड एज है तो 7% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक जाते हैं तो फिर आपका जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन बचता है कि डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उसको मैंने सजेस्ट किया, लो ड्यूरेशन फंड आप ले सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड आप ले सकते हैं, लिक्विड फंड्स आप ले सकते हैं। लिक्विड में हालांकि थोड़ा सा रिटर्न कम मिलता है, तो आप यहाँ पे लो ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन ले सकते हैं। अब वो भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर उसने लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, एक फंड पकड़ लिया लॉन्ग ड्यूरेशन का और उसके अंदर पैसे डाल दिए। कितने? 1 करोड़ रुपए। क्योंकि उसको दिख गया कि यहाँ पे रिटर्न रिस्क जो है बहुत ही कम है, लो रिस्क है। अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये जो लो ड्यूरेशन फंड है ना उसके अंदर, वैसे तो ये डेप्थ फंड है तो इसके लिए अंदर कोई रिस्क है ही नहीं। अब क्या हुआ, ये भाई साहब यही फंड के अंदर, जो ये फंड मैंने आपको बताया लो ड्यूरेशन फंड, कोई एक फंड था, मैं फंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, लो ड्यूरेशन फंड के अंदर उसने 1 करोड़ रुपए डाल दिए। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, अब मेरे पास वो फिर आए सर 2023 के अंदर कि सर मेरा 1 करोड़ रुपया है उसके ऊपर अभी मेरे को 25 लाख रुपए का रिटर्न दिखा रहा है। 1 करोड़ के ऊपर 25 लाख 3 साल में तो अच्छी बात है। रिटर्न कितना जनरेट हुआ? 5.7% ओवरऑल। ठीक है। अब इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 5 to 6%। तो इन्फ्लेशन के बराबर ये रिटर्न आ गया। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपए अब अपना वैल्यू डाउन नहीं कर रहे हैं, वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रह रहा है हर साल में। लेकिन आप इससे कोई अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पैसे को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये बात उसको थोड़ी समझ में आने लगी कि अब मेरे पैसे को थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना है, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना है। अभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उसका माइंडसेट यही है कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। अब इन्फ्लेशन तो इतना हो गया, अब हमको रिटर्न अगर जनरेट करना है, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो उसको रिटर्न 6% से तो ज्यादा ही चाहिए, यानी 7% या 8% या 9% अप टू ये टाइम तक रिटर्न चाहिए। अब इन्फ्लेशन से अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी ही एक ऑप्शन है जहां से आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं रिटर्न का, और वहां पर वो जो गेन होता है वो आपका रिस्क कैपिटल होता है, और वहां पर जो आप रिस्क ले रहे हैं ना उससे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होता है। लेकिन रिस्क भी तो नहीं चाहिए। अब रिस्क मतलब मॉडरेट टू लो रिस्क है ना, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए। अब मैंने उसको और एक कैटेगरी सजेस्ट की। अब ये कैटेगरी जो है ना, ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है। क्यों ये फेवरेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये कैटेगरी को कब चूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और इसमें घुसने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत लंबे टाइम के बाद में हम वापस मिल रहे हैं इस चैनल के ऊपर में। तो अब आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर से अगर आए हैं इस चैनल के ऊपर तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर मैं आपको दो रिटर्न दिखाता हूँ। देखिए रिटर्न ध्यान से समझना। पहला वाला है जो कैटेगरी को मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। सॉरी थोड़ा टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। कंजर्वेटिव
हाइब्रिड कैटेगरी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बाद में समझाता हूं सारी चीज। और मैं यहाँ पे दूसरा एक रिटर्न ले रहा हूं और ये है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। हम यहाँ पे लार्ज कैप के साथ कंपेयर करेंगे। क्यों लार्ज कैप के साथ कंपेयर करेंगे? क्योंकि लार्ज कैप में कंपैरेटिवली सबसे कम रिस्क होता है इक्विटी के अंदर। ये आप मानते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क रहता है तो लार्ज कैप में रहता है। ये प्योर इक्विटी मार्केट, इक्विटी की अगर बात करें। अब देखिए सबसे बड़ी गिरावट कब आई थी? सबसे बड़ी गिरावट आई थी अगर आप देखेंगे 2020 के अंदर क्वार्टर वन में। आप देख रहे हैं क्वार्टर वन के अंदर 2020 के अंदर में इफ आई एम प्रिसाइजली राइट तो अप्रैल का महीना था, तब ये बहुत बड़ी गिरावट आई थी। और यहां पर आप रिटर्न अगर देखेंगे -21%, यानी जितने भी पैसे थे यानी आपके पोर्टफोलियो में जितने भी पैसे थे 21% तक गिर चुके थे ये टाइम पे, क्वार्टर वन के अंदर 2020 में। अब इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए 100 रुपए है तो आपके 21 रुपए यहां पर डूब चुके हैं, आपके पास 79 रुपीज यहां पर पड़े होंगे जितना भी पैसा आपका पड़ा है। लेकिन यही टाइम पे अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड के अंदर देखेंगे, देखिए 2020 के अंदर क्वार्टर वन के अंदर ये गिरा है 6.63%। 21% गिर गया लेकिन ये 6.63% ही गिरा है। यानी कि इक्विटी से बहुत अच्छा खासा आपका जो डाउनफॉल प्रोटेक्शन है वो आपको ये फंड में देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है? कंसिस्टेंट रिटर्न। कितना है? 7 ईयर का CAGR 11.4, 5 ईयर का CAGR 11.4, 3 ईयर का CAGR 10%। अब ये तो मैंने एक म्यूचुअल फंड पकड़ा है, कोटक डेब्ट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये हाइब्रिड कंजर्वेटिव कैटेगरी के अंदर है, एक फंड पकड़ा है। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बोलेंगे ना तो इसके अंदर आपको 9% आजू बाजू रिटर्न आपको मिल जाता है। अब ये 9% का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको लो ड्यूरेशन फंड बताया था, जो प्योर डेब्ट फंड है, इसके अंदर आपको कितना मिल रहा था? 6% का। अब ऊपर का जो 3% जनरेट हुआ वो कहां से जनरेट हुआ वो मैं बताता हूं। वो जनरेट कैसे होता है वो बताता हूं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर इन्वेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे रिस्क बढ़ जाएगा, तो रिस्क को कम करने के लिए यहां पर ये लोग क्या करते हैं कि अप टू 75% डेब्ट के अंदर होता है। यानी आपके पास 100 रुपए पड़े ना तो 75 रुपीज को डेब्ट के अंदर ही है, यानी आपका ज्यादातर पैसा सेफ है, डेब्ट के अंदर है। एक फिक्स्ड रिटर्न उस पे से जनरेट होना ही होना है। अब इक्विटी के अंदर होता है 10% से लेके 25% पैसा, मैक्सिमम 25%, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब ये जो पैसा इक्विटी के अंदर पड़ा है 10 से 25%, ये जनरेट करता है एक्स्ट्रा 3% रिटर्न, जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। 9% हम अगर एवरेज पकड़ते हैं तो 6 से 9 का जो दूरी है वो 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न ये इक्विटी जनरेट करता है। ठीक है, और ये डेट 75% आपका जो पैसा है, ये पैसा जो है, ये पैसे में फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है। तो मान लीजिए मार्केट कितना भी गिर जाए, लेकिन यहां पर आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी रिटर्न के अंदर। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि यहां पे इक्विटी अप टू 25% है, लेकिन 75% डेप्थ है, यानी कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मार्केट से मिलेगा यहां पर। तो ये फंड जो है ये अच्छा फंड क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और ये स्टेबिलिटी हमको कब चाहिए? जब हमको अपने पैसे पर रिस्क जो है वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल नहीं चाहिए, बट कम चाहिए, कंजर्वेटिव रिस्क चाहिए। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए तो आप डेब्ट फंड्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने 100 रुपए का 25 रुपए सिर्फ इक्विटी के अंदर लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो 75% पैसा तो आपका सेफ ही है। तो ये 25% आपका 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसी के लिए ये फंड जो है वो बहुत लोग पसंद करते हैं। आप कहां पर पसंद करते हैं उसकी बात करते हैं, और आपको कब यूज करना चाहिए फंड को इसकी बात करते हैं। मैं आपको बेस्ट फंड्स भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लीजिए ये जो फंड है, ज्यादातर लोग जिसको रिस्क बहुत ही कम लेना है या लेना ही नहीं है, या कंजर्वेटिव रिस्क लेना है, कंजर्वेटिव प्रोफाइल होती है किसी की, थोड़ा बहुत रिस्क चलेगा लेकिन ज्यादातर रिस्क मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे वाले लोग होते हैं ना,
उसको ये फंड काफी अच्छा है। मतलब मान लीजिए मेरे पास बैंक के अंदर 1 करोड़ पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो मैं 75 लाख डेप्ट में डाल देता हूं, डेप्ट म्यूचुअल फंड में, और 25 लाख इक्विटी में डाल देता हूं। बस ये वही काम करता है। आप 1 करोड़ सीधा अगर ये फंड में डालोगे तो ये भी ऐसे ही अलोकेट करेगा, 75 लाख रुपए उसमें डालेगा, 25 लाख रुपए इसके अंदर इक्विटी के अंदर डाल देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा यूज कहां पर होता है? इसका सबसे बड़ा यूज होता है एसडब्ल्यूपी में। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अब देखिए एसडब्ल्यूपी के अंदर ज्यादातर लोग ऐसा बताते हैं कि आप 10,000 की एसआईपी करिए। ये ध्यान से समझना, 10,000 की एसआईपी करिए, 20 साल के बाद आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए बन गए। अब ये जो 1 करोड़ रुपए बने हैं, आप उसके अंदर से 50,000 की एसडब्ल्यूपी चालू करिए। देखने में कितना अच्छा लगता है। 1 करोड़ रुपए बन गए, अब उसमें से 50,000 हर महीना पर मंथ मैं लेता रहूंगा और लाइफ चलती रहेगी, जब तक जीऊंगा 50,000 मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। आप जिस फंड के अंदर में 1 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं ना, वो इक्विटी फंड्स होंगे सारे, तभी आपको ये रिटर्न मिलेगा। जो रिटर्न आपका 10,000 एसआईपी से बना है, ये रिटर्न तभी आपको मिलेगा 1 करोड़। लेकिन जब आप एसडब्ल्यूपी चालू करते हो तो एसडब्ल्यूपी इक्विटी फंड से नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा मैं बताता हूं आपको, फिर से वहीं लेके चलता हूं। अब मान लीजिए ये 2020 वाला साल है, 21% मार्केट डाउन हुआ। अब मान लीजिए आपका पूरा पैसा आप जो डाल रहे थे इक्विटी मतलब लार्ज कैप के अंदर ही डाल रहे थे। अब इस टाइम पे क्या होगा, 2020 के अंदर अगर आपकी एसडब्ल्यूपी चल रही है, आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू साल का 6% निकालोगे, आधा परसेंट पर ईयर, 6% वो निकाला, प्लस 21% माइनस चला गया, तो आपका कितना लॉस होगा? आपका पोर्टफोलियो एक क्वार्टर के अंदर आप समझ लीजिए कि अगर इसको मान लीजिए 2% भी गिनते हैं तो 23% माइनस हो गया। एक क्वार्टर के अंदर 23% माइनस हो गया। अब उसको वापस बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? और उसमें से आप पैसा तो हर मंथ निकालते ही जा रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो एक टाइम पे कम होने लगेगा और ये आपको दिखेगा। इसके लिए इक्विटी के अंदर हम कभी भी सलाह नहीं देते कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर से एसडब्ल्यूपी करें। तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब आपका 1 करोड़ आपका गोल अचीव हो जाएगा, उस टाइम पे आपको एसडब्ल्यूपी करने के लिए आपका जो 1 करोड़ है, इसको एक सेफ फंड के अंदर डालना पड़ेगा। सेफ फंड जिसका मार्केट के साथ में बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जो आपको एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे और जो इन्फ्लेशन को बीट भी करे और जिसका रिस्क भी कंजर्वेटिव प्रोफाइल हो। तो यहां पे ऐसे फंड काम आते हैं, कंजर्वेटिव। अब 1 करोड़ को सीधा आपको अगर कंजर्वेटिव फंड में डालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन तो यह है कि पूरा फंड को विड्रॉ करिए। अब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए आपका 20 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट या 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 70 लाख रुपए आपका रिटर्न है। ये 70 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? 12.5%। और तो 12% के हिसाब से गिन लीजिए आपका कितना पैसा कटेगा। ठीक है, अराउंड 6-7 लाख रुपए आपका कट जाएगा। फिर आप इसके अंदर डालोगे तो आपका 1 करोड़ का वैल्यू यहाँ पे 92 लाख हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जब रिटायर होने वाले हो तो रिटायरमेंट का 4-5 साल पहले से 1 करोड़ के अंदर आप एसटीपी चालू कर दीजिए। हर साल या हर मंथ थोड़ी थोड़ी एसटीपी 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए डालते जाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हर साल आपको 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ये 1.25 लाख रुपया हर साल जुड़ता जाएगा, मतलब कटता जाएगा, तो आपको ओवरऑल 6-7 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर 5 साल भी आप करते हैं तो 6 लाख रुपए का आपको फायदा यहाँ पर टैक्स बेनिफिट में हो जाएगा। तो ये पैसा जब आपका इस इधर घुसेगा तो आपका पैसा में भी 98 लाख या 99 लाख, बहुत कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है जब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं ना, उससे 4-5 साल पहले से शुरू करनी पड़ेगी कि आपको ये पैसा ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर डालना पड़ेगा। और ये एक साथ में नहीं घुसता है, क्योंकि एक साथ में आपको बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ तो मैं 1 करोड़ का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जिसका ये वैल्यू 10 करोड़ होता है या 6 करोड़ होता है, 5 करोड़ होता है। वहां पर तो कितना टैक्स लगेगा? 30-35 लाख तो टैक्स ही चला जाएगा। तो उस केस में 5 साल पहले से प्रिपरेशन चालू करके एसटीपी कर दीजिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। वही फंड हाउस का कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेके उसके अंदर एसटीपी प्लान चालू कर दीजिए। पैसा हर मंथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर घुसता रहेगा। जब आप एक्चुअल में रिटायर होंगे उस टाइम पे इसके अंदर काफी बड़ा कॉर्पस हो गया होगा। अगर मान लो 6 करोड़ का है ना ये, तो मान लो 3 करोड़ भी अगर आपके रिटायरमेंट टाइम तक घुस गया इसके अंदर, तो आप इमीडिएटली 1.5 लाख का तो
ये चालू कर ही सकते हैं क्या, SWP इमीडिएटली कर सकते हो, और बाकी का पैसा घुसता रहेगा धीरे धीरे। तो इस वे में आप SWP आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट गया हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो कमेंट में पूछ सकते हैं, या पर्सनली SWP अगर आप इंटरेस्टेड है या आपको समझ में नहीं आता है तो हम खुद से भी आपको हेल्प करते हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बट आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, और जो मैं समझा रहा हूँ मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अब आपकी SWP की जर्नी चालू होती है। SWP की जर्नी के अंदर बहुत सी बड़ी चीज ये है, या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो रिटर्न है ना वो स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल रिटर्न नहीं रहा ना तो आपका ये जो 1 करोड़ रुपए आपने यहाँ पर डाला है ये धीरे धीरे कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब धीरे धीरे कम होता रहेगा, 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख तक चला जाएगा। वो कब होगा उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि अभी का 2000 हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2018 का मार्केट कैसा था। मैं अभी थोड़ा आपको मार्केट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट उस टाइम पे मार्केट कैसा था। मान लीजिए कि ऐसा मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर ऐसा नीचे आया, फिर ऐसा ऊपर गया, फिर ऐसा नीचे आया, फिर ऐसा करके मार्केट चला। मान लीजिए ये पूरा 1 साल का है ना, ये मान लो ये मार्च है, तो यहाँ पे ये मार्च का 1 साल का ग्राफ है ये। अब मान लीजिए किसी बंदे ने यहां से SWP चालू की, मान लीजिए यहां से ये पॉइंट से SWP चालू की, ठीक है। अब ये लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहां से उसने SWP चालू की। अब वो हर मंथ मान लीजिए 1 करोड़ ही डाल रहा है, हर मंथ यहाँ पे पैसा निकालता जा रहा है। कितना रुपया? 50,000 हर मंथ निकालता जा रहा है। तो पूरा साल में कितना निकाला? मान लीजिए 6 लाख है ना। अब 1 करोड़ में से 6 लाख रुपए वो निकाल चुका है। कितना बचा उसका कॉर्पस? मेन कॉर्पस की बात करते हैं, कितना बचा? 94 लाख। अब 1 करोड़ पे आपको रिटर्न भी मिलना चाहिए, तभी 1 करोड़ थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन आप अगर देखेंगे यहां पर कि रिटर्न मार्च महीने के अंदर ये पॉइंट पे था और मार्केट ऊपर चढ़ा, यहां पर उसको अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन यहां से फिर डाउन चला गया। और 1 साल के बाद मार्केट मान लीजिए ये पॉइंट पे वही का वही है, तो मेरा रिटर्न एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ? एक्चुअल रिटर्न मान लो सेम रिटर्न है, मान लो 1% रिटर्न, लेकिन मैंने पैसा कितना निकाला? मैंने पैसा निकाला 6% पूरा साल का। तो ये जो डेल्टा बना वो 5% का बना। ये 5% मतलब कि 1 करोड़ रुपए के अंदर से आपका कितना पैसा चला गया? 95 लाख बचा, यानी 5 लाख रुपए चला गया। और आपका कॉर्पस जो है वो 5 लाख रुपए डाउन होगा। और मान लो यही प्रोफाइल अगर अगले साल चल गई, 2 साल कंटिन्यू अगर ऐसी प्रोफाइल चली, मार्केट साइडवेज में घुस गया, तो आपका तो 10 लाख रुपए यहाँ पर धीरे 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 करके कम होता रहेगा। आप तो पैसे निकालते जा रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है। तो इक्विटी फंड्स के अंदर ये होता है। ये जो चार्ट से जो पैटर्न चलती है ना, ये इक्विटी फंड्स के अंदर होता है। लेकिन अगर इसी इक्विटी को आप मान लो बाइफरकेट कर देते हो कि इक्विटी के अंदर भैया मैं जो रिस्क ज्यादा है मैं 25% ही डालता हूं, और डेप्थ के अंदर मेरा 75% है। अब इसके अंदर क्या केस होगा मैं बता रहा हूं। 25% पे आपको 1%, मान लो ये जो मैंने बताया आपको 1% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन डेप्थ के अंदर में आपको साल का जो मैं आपको 6-7% बताया था, अगर 6% भी इन्वेस्ट हुआ तो ओवरऑल ऐसे गिरते मार्केट के अंदर भी आपको 7% का रिटर्न तो दिखेगा ही दिखेगा। और आप पैसा कितना निकाल रहे हो? 6%। तब भी आप लॉस में तो नहीं रहोगे एटलीस्ट। इसी के लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स काम आता है। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे यहाँ पे 6% तो डेप्थ में मिल ही रहा है और मेरे को 1 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए पैसा, तो आप उसी के अंदर रहने दो। लेकिन इक्विटी में डालने का क्या मतलब है? इक्विटी में डालने का मतलब यही है कि किसी को क्या होता है ना कि 1 करोड़ जो है ना, ये भी धीरे धीरे बढ़ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना होना चाहिए। कि मान लो 20 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, मान लो 5 साल ऐसा रहा जहां पे मेरे को रिटर्न कम मिला, तो ये मान लो मेरे को 0 हो गया। लेकिन बाकी का जो 15 साल है उसमें मेरे को अगर ये इक्विटी ने 2-3% भी एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया, तो ये 3-3% ये 1 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट बना देगा। जब 20 साल के बाद में आप पैसा देखोगे, 1 करोड़ को देखोगे। इसके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स काम आता है। इसी के लिए कभी भी SWP प्योर इक्विटी के अंदर नहीं करना चाहिए।
इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये है मेरा बेस्ट कैटेगरी SWP के लिए, बेस्ट फंड कैटेगरी। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं SWP तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट ऐसी कैटेगरी को पसंद करिए जहां पर बहुत ही कम रिस्क है या जीरो रिस्क है। अब आप इसके अंदर प्योरली डेप्थ कैटेगरी भी पकड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी वाली ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड ही पकड़े। अगर आपको ये 1 करोड़ के ऊपर कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, बस 1 करोड़ पड़ा है और 1 करोड़ ही रहे हर साल, तो आप प्योरली डेप्थ पकड़ लीजिए जिसके अंदर लो रिस्क है। आपको 6% रिटर्न मिल जाएगा और 6% आप निकालते रहिए पूरा साल दर साल। मतलब हर साल हर महीने आधा परसेंट भी निकालते रहेंगे, पूरा साल का 6% भी निकालेंगे, तब भी आपका ये 1 करोड़ ही पड़ा रहेगा और आपको लंबे टाइम तक वही सेम इनकम चलती रहेगी। तो ऐसे करके भी आप SWP कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये वाली स्कीम जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है इसी को पसंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।